सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, यानी कि हम लोग एक नया एस्पेक्ट जो है कि फेडरलिज्म से जुड़ा हुआ है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। लेकिन इसके पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है फेडरलिज्म के बारे में? तो हम लोगों ने पढ़ा है फेडरलिज्म क्या होता है, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखा है कि जब पावर सेंट्रल और स्टेट अथॉरिटी के बीच में क्या हो, शेयर्ड हो, जो देश है, नेशनल गवर्नमेंट है और जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं उनके बीच में शेयर्ड हो, तो यही आपका फेडरलिज्म कहलाता है। फिर हमने देखा उसके 7 प्रमुख फीचर्स देखे, की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, जिसमें कि सबसे प्रमुख फीचर था कि किसी देश को अगर फेडरल कंट्री कहलाना है तो उसके यहाँ 2 या 2 से अधिक लेवल ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करनी चाहिए और उन सभी गवर्नमेंट के अपने अपने जुरिस्डिक्शन अपने सेपरेट होते हैं और उनके अपने अपने क्षेत्राधिकार, एरिया ऑफ कंट्रोल होने चाहिए। इसके बाद भी तमाम हमने प्रोविजंस को देखा, की फीचर्स को देखा। अब उसके बाद इंडियन पर्सपेक्टिव हमने देखा कि ऐसी क्या चीज़ है जो इंडिया को फेडरल बनाती है, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, जिसमें कि उन सभी फीचर्स को हमने भारत के पर्सपेक्टिव में टैली किया और फाइनली कंक्लूड किया कि यस, इंडिया में फेडरलिज्म की, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, बट किसी भी प्रकार से संविधान में फेडरल शब्द का यूज नहीं। अब उसके बाद जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, कि अगर भारत को आप बोल सकते हो कि भारत को ये चीज़ें फेडरल बना रही है, तो क्या वास्तव में भारत में फेडरलिज्म की प्रैक्टिस होते हुए हमें देखने को मिलती है? क्या कहीं से हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी फेडरलिज्म की प्रैक्टिस होती है? तो उन सभी एस्पेक्ट को इस टॉपिक के अंतर्गत देखने वाले हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप कह दीजिए कि ये व्यक्ति क्या है, ऑनेस्ट है, ईमानदार है, तो ये कह देना आसान काम है, लेकिन उसकी हर दिन दैनिक दिनचर्या में ईमानदारी दिखना ये एक अलग एस्पेक्ट है। तो भारत को फेडरल कहना और भारत में फेडरलिज्म की प्रैक्टिस होना, बोथ आर सेपरेट एस्पेक्ट। ये चीज़ें हम लोग इसमें क्लियर करने वाले हैं। अब अगर बात करें इसकी तो सबसे पहली बात आपको सबसे पहली लाइन के अंतर्गत ही बता देगा, वो क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म बट दीज आर नॉट सफिशिएंट। कह रहा है कि संवैधानिक प्रावधान होने चाहिए, भाई संविधान में लिखा होना चाहिए कि नहीं फेडरलिज्म के लिए ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, एक देश में ये होना चाहिए, लेकिन वो देश क्या उन सब चीज़ों को फॉलो कर रहा है, ये एक अदर एस्पेक्ट बन जाता है। उसी प्रकार से इंडिया को बोलता है कि देखिए संविधानिक प्रावधान जो है आवश्यक तो होते हैं सफलता के लिए, किसकी, फेडरलिज्म की, बट सिर्फ लिख देना ही, संविधान में नियम बना देना से काम नहीं चलेगा, उस नियम का पालन भी होना चाहिए अगर फेडरलिज्म की बात करें तो। सो इफ द फेडरल एक्सपेरिमेंट हैज सक्सीडेड इन इंडिया, अगर बात करें इंडिया में अगर भारत में अगर फेडरलिज्म सक्सेस हुआ है तो इट इज नॉट मेयरली बिकॉज ऑफ द क्लियरली लेड आउट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, सिर्फ और सिर्फ स्पष्ट रूप से संवैधानिक प्रावधान लिख देने से, कानून बना देने से, नियम बना देने से नहीं हुआ है, बल्कि भारत की जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का जो नेचर रहा है कहीं ना कहीं उसकी वजह से भारत में फेडरलिज्म सक्सेस हुआ है। यानी कि थोड़ा सा आपकी बातों हो सकता है समझ में ना आ रही हो, मतलब ये समझिए कि सिर्फ और सिर्फ नियम बना देने से और कह देने से कि हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हमने दे दिया कि सेंट्रल स्टेट से पावर शेयर करेगा, ठीक है, सबके अपने जुरिस्डिक्शन होंगे, सब अलग अलग तरीके से अपने जो है सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, लेकिन क्या अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट से पावर न शेयर करे, ये सारी चीज़ों को फॉलो न करे, तो क्या एक सही मायने में फेडरलिज्म हो सकता है वहाँ पर? तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि सिर्फ लिख देने से, संवैधानिक प्रावधानों को बना देने से आपका सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म आपको नहीं मिलेगी, ये बातें इसमें कही गई। तो वही बात लिखा है कि द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। वो कहीं ना कहीं भारत की जो नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है उसमें हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, यानी कि उसमें किस प्रकार से फेडरलिज्म की प्रैक्टिस हो रही है, किस प्रकार से सेंट्रल स्टेट से पावर शेयर कर रहा है, क्या उसके बीच में संबंध है, क्या कैसी जो है पावर शेयरिंग का किस प्रकार से अरेंजमेंट है, वो कहीं ना कहीं रियल सक्सेस को दिखाता है किसके, फेडरलिज्म की। एक बार फिर से समझिए इस चीज को, यानी कि सिर्फ संवैधानिक प्रावधान को लिख देने से काम नहीं चलेगा, आपको उसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, उसको फॉलो भी करना पड़ेगा। तो क्या भारत में फॉलो हुआ है, वो चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। क्या भारत में कहीं ऐसा प्रैक्टिस, किसी ऐसी चीज़ की प्रैक्टिस हुई है जिनको हम देख करके बोल सकते हैं यस भारत में फेडरलिज्म की वास्तव में प्रैक्टिस हुई है, सिर्फ लिखा ही नहीं गया बल्कि प्रैक्टिस भी हुई है। दिस इंश्योर दैट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, ये कहीं ना कहीं स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म को इंश्योर करता है। सो रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटीज एंड डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर, डाइवर्सिटीज का रिस्पेक्ट करना, एक साथ रहने की इच्छा, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आइडियल इन आवर कंट्री, ये हमारे देश के लिए आइडियल बनते हैं। तो वो सभी क्या तरीके हैं जिनके माध्यम से हम कह सकते हैं कि भारत में रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी हुई है, एक साथ रहने की लोगों की क्या है, इच्छा है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सब एक साथ रहना चाहते हैं।
और सब एक दूसरे की डाइवर्सिटीज को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, सब एक दूसरे के साथ पावर को शेयर कर रहे हैं। क्या ये सारी चीजें इंडियन पर्सपेक्टिव में देखने को मिलती है? तो आइए लेट अस लुक एट सम ऑफ द मेजर वेज इन विच दिस हैपेंड। तो आइए उन सभी तरीकों को देखते हैं जिनके माध्यम से ये सारी चीजें हुई। दो तरीके क्या है? तीन प्रमुख तरीके हैं। पहला है लिंग्विस्टिक स्टेट, दूसरा है लैंग्वेज पॉलिसी एंड द लास्ट वन इज दैट सेंट्रल स्टेट रिलेशन। इन तीनों पर्सपेक्टिव को देखकर, इन तीनों एस्पेक्ट को देखकर हम इस बात को कंक्लूड कर लेंगे कि यस, भारत में प्रैक्टिस हुई है, भारत में डाइवर्सिटी का रिस्पेक्ट करने का प्रयास हुआ है, भारत में सब एक साथ रहने की इच्छा जताते हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो। भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट के साथ पावर शेयर की, हकीकत में, रियल मायने में। तो वही चीज़ है कि लिंग्विस्टिक स्टेट वो एस्पेक्ट है जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि यस, भारत में फेडरलिज्म की प्रैक्टिस हुई है। लैंग्वेज पॉलिसी कुछ इस तरीके से बनाई गई जिसके माध्यम से हम कह सकते हैं यस, भारत में फेडरलिज्म की प्रैक्टिस हुई है। सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बीच की अगर बात करें, इस एस्पेक्ट को देखने के बाद हम इस कंक्लूड करेंगे कि यस, भारत में फेडरलिज्म की प्रैक्टिस हुई है। ये तीनों एस्पेक्ट के बारे में हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत क्या करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो आपका है लिंग्विस्टिक स्टेट, भाषाई तौर पर राज्य बनाने की बात। अब भाषाई तौर पर राज्य बनाने का मतलब आपको पता होगा 1947 में देश का बंटवारा हुआ, इंडिया पाकिस्तान बने, और यहां पर मामला क्या था कि ये जो बंटवारा था, जो पार्टीशन था, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन था, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन था, धर्म के आधार पर बंटवारा होता है और दो देश बढ़ जाते हैं। और कंडीशन कितनी ब्रूटल होती है ये भी आपको पता होगा कि कितनी कंडीशन उस वक्त भयावह हो जाती है। अब उसकी बात 1951 की बात करें, 1956 की बात करें, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जैसी चीजें हुई। आप शुरुआती दौर में आप जानते होंगे 1951 1956 में आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, जिसमें शुरुआती दौर में 14 स्टेट थे। कितने थे? 14 स्टेट थे और 6 यूनियन टेरिटरीज थे, 6 यूटीज थी, यूनियन टेरिटरीज थी। आज वर्तमान की पर्सपेक्टिव देखें, 2020 की बात करें, 1951 की बात करें, तो बहुत बड़ा चेंज आया है, ड्रास्टिक चेंज आया है। क्योंकि शुरुआती दौर में जो 14 से मैक्सिमम 14 राज्य थे, आज वो डबल हो चुके हैं, 28 राज्य हो चुके हैं। जो यूनियन टेरिटरीज जो 6 थी वो भी बढ़ चुकी हैं। तो आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, ये सभी स्टेट आए कहाँ से? ऐसा तो नहीं कि भारत की जमीन बढ़ रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो एग्जिस्टिंग स्टेट थे उन्हीं को फिर से जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया, फिर बांटा गया, खुद फिर अलग अलग टुकड़ों में बांटा गया, जिससे कि पावर को और बेहतर तरीके से शेयर किया जा सके। यानी कि स्टेट और भी बने, जो 14 थे वो 28 हुए, यानी कि जो स्टेट थे उसी में से ही बांट के और भी स्टेट निकाले गए। इसके पीछे रीजन क्या था? आपका लिंग्विस्टिक स्टेट बनाना। और भी तमाम चीजें हैं, लेकिन फिलहाल हम ये मान के चलते हैं कि भाषाई तौर पे राज्य बनाना पहला एक्सपेरिमेंट था, और इसको हम लोग समझते हैं इस टॉपिक के अंतर्गत। सबसे पहली बात कि मामला ये था कि धर्म के आधार पर देश बढ़ गया, विवाद हुआ, कंडीशन बड़ी ब्रूटल हो गई, स्थिति बड़ी खराब हो गई। उसी आधार पे अब आपकी जो है समय बदला और लिंग्विस्टिक स्टेट की भी डिमांड होना शुरू हो गई कि भाषाई तौर पे राज्य बनाया गया। यानी कि तमिल लोगों के लिए तमिलनाडु, असमीज के लिए असम, और भी तमाम जो मणिपुरीज हैं, ये तमाम चीज़ें हैं, इनके लिए मणिपुर, ऐसे तमाम जो भाषाएं बोलने वाले लोग हैं उनके लिए अलग अलग क्या भाषाई राज्य बनाए जाए। तो ये भी कहीं कहीं मेजर टेस्ट था डेमोक्रेसी के लिए कि अब भाषाई तौर पर राज्य बनाया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि फिर देश में वही स्थिति हो जाए पार्टीशन वाली। तो इसकी वजह से कुछ नेशनल लीडर डर गए, और जब डर गए तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को रोकने का प्रयास किए। लेकिन वक्त बदला और डिमांड इसकी लगातार बढ़ती गई, और फाइनली इस एक्सपेरिमेंट को किया गया। और जब एक्सपेरिमेंट को किया गया तो रिजल्ट बड़ा ही शानदार रहा, और रिजल्ट जब शानदार रहा तो लोग कहते हैं कि भाई इससे देश और यूनाइटेड हो गए, तो और अच्छी चीज़ हो गई। तो पहला एक्सपेरिमेंट आपका यही है, लिंग्विस्टिक स्टेट वाला मामला। होता क्या है कि द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वाज द फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। हमारे देश की जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है उसके लिए सबसे पहला और जो मेजर टेस्ट था वो कहीं ना कहीं क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट था, यानी भाषाई तौर पे राज्य बनाना था। यानी भाषाई तौर पे राज्य बनाना पहला और प्रमुख जो टेस्ट था हमारे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लिए। होता क्या है कि 1947 में द बाउंड्री ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया वर चेंज इन ऑर्डर टू क्रिएट अ न्यू स्टेट। हम जानते हैं कि 1947 की बात करें, जो बाउंड्री ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट, जो पुराने जो ओल्ड स्टेट थे इंडिया के वर चेंज इन ऑर्डर टू क्रिएट अ न्यू स्टेट। बाउंड्री बदल गई, मतलब 1947 का जो स्थिति थी, बाद में स्थिति तमाम बदली, अलग अलग नए नए राज्य बने, सबकी अपनी बाउंड्री बदल गई। अब वो बाउंड्री कैसे बदली वो हम समझते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से यूपी को हम लोग पहले संयुक्त प्रांत बोलते थे, यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे, ठीक है। तो ये आपका पहले इसमें जो है यूपी में आपका उत्तराखंड भी आता था,
तो यूपी उत्तराखंड दोनों मिलकर यूपी आपके संयुक्त प्रांत कहलाते थे। समय बदलता है और उत्तराखंड उसमें से क्या होता है, अलग निकल जाता है, तो अब एक नया राज्य बन गया और उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर जो है वो भी आपका चेंज हो गया। तो वही चीज़ है कि कहीं न कहीं वक्त बदलता है 1947 के बाद और तमाम नए नए राज्य बनते हैं और सभी राज्यों की लगभग बाउंड्रीज क्या होती है, चेंज हो जाती है। दिस वॉज डन टू इंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट। और ये हुआ क्यों, ये चीज़ हुई क्यों, अलग अलग इस भाषाई तौर पे राज्य क्यों बनाया गया, इसलिए बनाया गया क्योंकि जो लोग सेम लैंग्वेज को बोलते हैं वो सेम स्टेट में रहें, एक जैसी भाषा को बोलने वाले लोग एक साथ रहें, जिससे कि उनके बीच में क्या कुछ जो है यूनिटी बनी रहे, उनका जो है काम आसानी से हो सके। ये नहीं कि दो लोग इधर रह रहे हैं एक भाषा को बोलने वाले, उसी भाषा को बोलने वाले दो लोग जो है नॉर्थ में रह रहे हैं और दो लोग साउथ में रह रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से सोचा गया कि जो सेम लैंग्वेज को बोलने वाले लोग हैं वो एक साथ रहेंगे, एक स्टेट में रहेंगे, उनके लिए एक स्टेट बनाया जाएगा। और सम स्टेट्स वर क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बट टू रिकॉग्नाइज डिफरेंस बेस्ड ऑन द कल्चर्स, एथनिसिटी और ज्योग्राफी। अब इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है क्या कि कुछ स्टेट जो है क्रिएटेड ऑन द बेसिस, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, सिर्फ लैंग्वेज के आधार पे ही नहीं बनाया गया बल्कि कल्चर, एथनिसिटी, ज्योग्राफी के आधार पे भी कुछ राज्य बनाए गए। यानी कि आप ये समझिए कि पहली बात ये चीज़ें मतलब कि जो लैंग्वेज के आधार पे जो राज्य बनाए गए, ये क्यों बनाए गए, ये इसलिए बनाए गए कि जो लोग सेम लैंग्वेज को बोलते हैं वो क्या सेम स्टेट में रहें, ठीक है। और इस यहाँ तक कि एक पॉइंट और कह रहा है कि सिर्फ लैंग्वेज के आधार पे ही राज्य नहीं बनाए गए बल्कि सेम कल्चर, सेम एथनिसिटी और सेम ज्योग्राफी के आधार पे भी राज्य बनाए गए। जैसे अभी अपने एग्जाम्पल पढ़ा कि ये यूपी था, संयुक्त प्रांत था और इसी में उत्तराखंड भी आता था, लेकिन उत्तराखंड का पूरे यूपी का जो हिली एरिया था, जो पहाड़ी क्षेत्र था, उसको अलग करके उत्तराखंड बना दिया गया। क्या बना दिया गया, उत्तराखंड। यानी जो प्लेन मैदान था वो यूपी बन गया और जो हिली एरिया था, पहाड़ी क्षेत्र था, उसको उत्तराखंड बना दिया गया। यानी ज्योग्राफी के आधार पे भी राज्य बनाए गए, ज्योग्राफी के भी आधार पे क्या बनाए गए, राज्य बनाए गए। एथनिसिटी के आधार पे झारखंड हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, तमाम चीज़ें हैं। कल्चर के आधार पे भी बनाए गए, तो कल्चर के आधार पे, ज्योग्राफी के आधार पे, एथनिसिटी के आधार पे भी राज्य बनाए गए, सिर्फ लैंग्वेज के आधार पे ही नहीं। और दिस इंक्लूड स्टेट लाइक नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, इन सभी राज्यों का एग्जाम्पल आप देख सकते हो, क्योंकि ये सभी राज्य जो है सिर्फ लैंग्वेज के आधार पे नहीं बल्कि जो है नागालैंड है तो नागा कम्युनिटीज़ के लिए नागा कल्चर वाला मामला है, ठीक है। उत्तराखंड में आप जो ज्योग्राफी के आधार पे है, झारखंड क्या है, एथनिक ग्रुप। यानी कि आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज के आधार पे ही राज्य नहीं बनाए गए बल्कि कल्चर के आधार पे, एथनिसिटी के आधार पे, ज्योग्राफी के आधार पे भी राज्य बनाए गए, जिसकी वजह से स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जो स्टेट आप वर्तमान में 28 राज्य देख रहे हो, ये वर्तमान में देखने को मिलते हैं। क्योंकि शुरुआती दौर में सिर्फ 14 ही राज्य थे। ये राज्य बढ़े तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि स्टेट बनाए गए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी। इन सभी आधार पर भी राज्य क्या किए गए, क्रिएट किए गए। So when the demand for the formation of states on the basis of language was raised, जब किसकी कि भाई फॉर्मेशन होगा स्टेट का किस आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे, जब ये मुद्दे उठना शुरू हुए, some national leaders feared that it would lead to disintegration of the country। कुछ जो नेशनल लीडर थे वो डर गए कि कहीं ना कहीं इससे देश का डिसइंटीग्रेशन न हो जाए, देश की फिर एकता अखंडता कहीं ना कहीं बिगड़ न जाए, जैसे पार्टीशन में हुआ था। सो द सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको रजिस्ट किया लैंग्वेज स्टेट को कुछ समय के लिए। इसकी वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट था रजिस्ट करती है लैंग्विस्टिक स्टेट जैसी चीज़ों को कुछ समय के लिए कि नहीं हम इसको नहीं करेंगे, क्योंकि उनको डर था कि कहीं ना कहीं ये देश को डिसइंटीग्रेट ना कर दे। बट जो एक्सपेरिमेंट हुआ हैज शोन दैट द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट हैज एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड। लेकिन जब वास्तव में डिमांड के बाद बहुत सारी डिमांडें उठने लगी और जब स्टेट बना दिए गए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कल्चर, एथनिसिटी, ज्योग्राफी, तो इससे कहीं ना कहीं जब रिजल्ट जो आया, आउटकम आया, उसको देखकर हम ये सोचे कि इससे तो कंट्री और ज़्यादा यूनाइटेड हो गई, और ज़्यादा लोग एकजुट हो गए, और ज़्यादा लोग खुश रहने लगे। और साथ ही साथ इट हैज़ आल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर। और जो लैंग्विस्टिक स्टेट बनाया गया इसके आधार पे एडमिनिस्ट्रेशन करना, प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मेंटेन करना भी थोड़ा आसान हो गया। यानी कि जो लिंग्विस्टिक स्टेट जो इंप्लीमेंट किया गया, इससे शुरुआत में तो नेशनल लीडर डर गए थे, लेकिन बाद में जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो एक्सपेरिमेंट ने ये दिखाया कि इससे कंट्री और भी ज़्यादा यूनाइटेड हुई और एडमिनिस्ट्रेशन और ईजियर हो गया, और भी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को हैंडल करना आसान हो गया, क्योंकि सेम लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, अपने प्रशासन को, अपनी दैनिक दिनचर्या को, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को अपने हिसाब से अपनी भाषा में क्या कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं। इससे देश और यूनाइटेड हो गया। यानी कि पहला जो आपका एस्पेक्ट है वो है लिंग्विस्टिक स्टेट।
यानी भाषाई तौर पे भी पावर को शेयर किया गया और भाषाई तौर पे राज्य बनाए गए, जहाँ जैसे डिमांड आई वहाँ वैसे राज्य बना दिए। तो कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रही है, पावर शेयरिंग को ही दिखा रही है। तो इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि भारत में फेडरलिज्म की प्रैक्टिस हुई। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है लैंग्वेज पॉलिसी। भारत की जो लैंग्वेज पॉलिसी रही है वो कुछ ऐसी रही है जिसके थ्रू भी हम कह सकते हैं कि भारत में फेडरलिज्म की प्रैक्टिस हुई है। अब वो लैंग्वेज पॉलिसी का मतलब क्या होता है? भाषाई नीति। क्या बोलते हैं इसको? भाषाई नीति। अबे भाषाई नीति क्या होती है इसको हम लोग देखते हैं। भाषाई नीति की बात करें तो जो सेकंड टेस्ट था इंडियन फेडरेशन के लिए वो था लैंग्वेज पॉलिसी, क्योंकि भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती थी और श्रीलंका में भी आप जानते हो कि तमिल है, सिन्हाला थे, तमाम लैंग्वेज थी, लेकिन उसमें श्रीलंका ने जो श्रीलंकन गवर्नमेंट थी वो सिर्फ सिन्हाला लैंग्वेज को ही प्रेफर करती है, जिसकी वजह से बाकी जो लैंग्वेज थी डिसरिगार्ड हो गई और उनके बीच में विवाद हो गया। लेकिन भारत में भी सेम वही कंडीशन थी, बहुत सारी भाषाएं थी। अगर किसी एक भाषा को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा बनता या फिर कोई ऐसी लैंग्वेज पॉलिसी बनती जिसके थ्रू किसी एक भाषा के प्रति झुकाव झुकाव देखने को मिलता गवर्नमेंट की तरफ से, तो कहीं विवाद की स्थिति बनती। तो भारत की जो भाषाई नीति कुछ इस तरीके से बनाई गई कि आपका हर लैंग्वेज का रिस्पेक्ट किया गया। मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। हमारे देश ने, हमारे संविधान ने किसी भी एक भाषा को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया ही नहीं। यानी अब से कोई पूछे आपसे कि भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है, राष्ट्रीय फल बता सकते हो, राष्ट्रीय जानवर बता सकते हो, राष्ट्रीय पक्षी बता सकते हो, लेकिन राष्ट्रीय भाषा नहीं बता सकते हो, क्योंकि किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया ही नहीं गया, स्टेटस दिया ही नहीं गया। किसका? नेशनल लैंग्वेज का। हमारे यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है, और वो भी टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। वही कह रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं दिया। और यहाँ तक कि हिंदी की बात करते हैं, अगर जो आपको लगता होगा कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है, तो हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। वो भी किस रूप में आइडेंटिफाइड है? एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। एक आधिकारिक भाषा है, कामकाज की भाषा है। बट हिंदी इज द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40% ऑफ द इंडियन। बात करें मदर टंग है 40% लोगों की, हिंदी की बात करें 40% लोग हिंदी को बोलते हैं, फिर भी हिंदी को जो है नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया। देयरफॉर देयर वर मेनी सेफगार्ड टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेज। ठीक है, बिसाइड हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेज रिकॉग्नाइज एज ए शेड्यूल लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के जो शेड्यूल लैंग्वेज है उसमें हिंदी के अलावा आपकी 21 और भाषाएं, यानी टोटल कितनी भाषाएं हैं? 22 लैंग्वेज। कितनी है? 22 लैंग्वेज। 22 लैंग्वेजेज हैं हमारे शेड्यूल लैंग्वेज में हिंदी के अलावा, यानी कि 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या कि अगर कोई कैंडिडेट जो है आपका एग्जामिनेशन में कंडक्ट हो रहा है इन द सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट पोजीशंस में ऑप्ट टू टेक द एग्जामिनेशन इन एनी वन ऑफ द लैंग्वेज। जैसे कोई व्यक्ति राष्ट्रीय स्तर की कोई परीक्षा, जैसे यूपीएससी का कोई एग्जाम है, तो उस एग्जाम में कोई भी कैंडिडेट अगर भारत का है तो इन 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा को वो ऑप्ट कर सकता है, चूज कर सकता है, और चूज करके अपनी भाषा को, क्वेश्चन पेपर को उस भाषा में प्राप्त कर सकता है, पेपर को दे सकता है। एग्जाम में वो अपना एग्जाम जो व्यवस्था है उसके लिए कंडक्ट कराई जाएंगी कि वो उसी भाषा में उसको पेपर मिलेंगे, सारे काम उसी में होंगे। यानी टोटल 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा को चूज कर सकता है, हिंदी, इंग्लिश या जो भी हो, उसमें चूज करके वो अपने एग्जाम को दे सकता है। कोई भी नेशनल लेवल, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट जैसी पोजीशन के लिए कोई एग्जाम अगर होता है तो स्टेट टू हैव देयर ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, और स्टेट्स की खुद की अपनी क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये सारी चीजें तो लैंग्वेज पॉलिसी कितनी जबरदस्त दिखा रहा है। तो अगला पॉइंट है, द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री एडॉप्टेड अ वेरी कॉशियस एटीट्यूड टू स्प्रेडिंग द यूज ऑफ हिंदी। देखिए, हम समझ गए, ये बातें हमारे स्पष्ट हो गई कि हमारे संविधान ने, हमारी गवर्नमेंट ने किसी भी एक भाषा के प्रति जो झुकाव है वो नहीं दिखाया। उसने सभी भाषाओं का क्या किया? सम्मान किया, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मराठी हो, चाहे कोई भाषा हो, सभी भाषाओं का क्या किया? उसने सम्मान किया। जिसकी वजह से सिर्फ हिंदी को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाया गया या फिर हिंदी को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया गया, जबकि 40% लोग हिंदी को बोलते हैं। हिंदी के अलावा 21 और भाषाएं, यानी टोटल 22 भाषाओं को शेड्यूल लैंग्वेज में डाला गया। यानी कोई व्यक्ति, कोई भी लड़का, कोई विद्यार्थी अगर चाहे तो इन 22 भाषाओं में से किसी भाषा को चूज करके सेंट्रल लेवल के कोई एग्जाम अगर हो रहा है, जैसे यूपीएससी हो गया, एनडीए हो गया, तमाम एग्जामिनेशन है, उसमें बच्चा वो बैठकर उन किसी एक भाषा में अपना एग्जाम को दे सकता है। और साथ ही साथ अगर बात करें हिंदी की, तो जो लीडर्स ऑफ आवर कंट्री थे, वेरी कॉशियस एटीट्यूड टू स्प्रेडिंग द यूज ऑफ हिंदी। वो हिंदी के यूज को बड़े ही सावधानी के साथ कर रहे हैं, फैलाते हैं और किए हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पज वाज स्टॉप इन 1965। आप जानते हैं कि भारत अंग्रेजों का गुलाम था, अंग्रेज आपके चले गए,
इसके बाद हुआ कि इंग्लिश को भी हम बैन कर देंगे, अपने यहाँ हटा देंगे। तो ये था कि भाई सारे डॉक्यूमेंट जो है इंग्लिश में है, तो ठीक है, हम लोग 10-20 साल में अपनी सारी चीज़ों को हिंदी में कर लेंगे। तो 1965 तक आते आते ये था कि हम जो है इंग्लिश को ऑफिशियल पर्पज की तरह यूज करेंगे, और फाइनली 1965 में क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, बंद कर देंगे, क्योंकि इंग्लिश हमारी लैंग्वेज नहीं। बट जब ये बात आई कि 1965 में हम बंद कर देंगे, लेकिन उसके अलावा हम लोगों ने सोचा कि 1965 में इंग्लिश का यूज बंद कर देंगे, जब तक हो रहा है डॉक्यूमेंट अपना सब सही कर लेंगे, तो इसके बाद इंग्लिश को हम लोग बंद कर देंगे। लेकिन जब ये नौबत आती है तो कुछ जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं उनकी डिमांड आती है नहीं, इंग्लिश को भी कंटिन्यू किया जाए, इंग्लिश को भी क्या किया जाए, कंटिन्यू किया जाए, जिसकी वजह से डिमांड बहुत तेज हो जाती है कि नहीं, इंग्लिश को बंद नहीं किया जाएगा, 1965 में इंग्लिश कंटिन्यू रहनी चाहिए, आज भी कंटिन्यू है। तो इसको भी गवर्नमेंट ने, संविधान ने क्या किया, मान्यता दिया, इसको भी एडॉप्ट कर लिया और इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज में क्या कर दिया, डाल दिया। तो वही लिख रहा है कि हाउएवर मेनी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट, कुछ ऐसे स्टेट थे, नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट थे, जो डिमांड करते हैं कि यूज ऑफ इंग्लिश टू बी कंटिन्यूड, कि इंग्लिश को भी क्या करें, कंटिन्यू करें। जैसे तमिलनाडु हो गया, ये जो मूवमेंट जो है इंग्लिश को कंटिन्यू करने के लिए तमाम वायलेंट फॉर्म को भी ले लेता है, वायलेंस भी होता है कि नहीं, इंग्लिश को आप बंद मत करिए, इंग्लिश भी कंटिन्यू रहेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके प्रति रिस्पॉन्ड क्या किया कि बाई एग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विथ हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पज। तो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी ऑफिशियल पर्पज के रूप में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एडॉप्ट कर लेती है, एग्री कर लेती है कि चलो भाई हम इंग्लिश को भी एडॉप्ट करते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी देखिए आप, कि जो डिमांड कर दी आप इंग्लिश की, तो इंग्लिश को भी एडॉप्ट कर लिया, हिंदी की, हिंदी की भी। आपने इंग्लिश हटाने वाले थे तो हिंदी हटाने वाली थी, इंग्लिश को जो है जोड़ने वाली मामला आ गया कि जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट थे उन्होंने कहा कि नहीं, इंग्लिश को भी कंटिन्यू करो, तो इंग्लिश को भी कंटिन्यू कर दिया गया। तो ये जो कहीं ना कहीं क्या है, प्रमोशन ऑफ, देखिए हिंदी आपका हिंदी हमारी मदर टंग है, हिंदी का प्रमोशन कर सकते हो, लेकिन प्रमोशन का मतलब इम्पोजिशन नहीं है। वही लिखा, प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यू टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भाई ऑफिशियल पॉलिसी के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए जो आपका प्रमोशन ऑफ हिंदी चलता है कि नहीं, हिंदी में सारी चीज़ें होंगी, लेकिन कहीं से भी प्रमोशन का मतलब ये नहीं है कि डज नॉट मीन द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी ऑन स्टेट वेयर पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, कि जो स्टेट में लोग अदर लैंग्वेज को बोलते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज को बोलते हैं, नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, उन पे हिंदी को इम्पोज किया जाएगा। देखिए गवर्नमेंट ऑफिशियल पर्पज के लिए उनकी जो ऑफिशियल पॉलिसी है उसके थ्रू वो हिंदी को प्रमोट करती है, लेकिन प्रमोट का मतलब वो इम्पोज नहीं करेगी किसी भी राज्य पे कि नहीं आप हिंदी बोलिए, ऐसा कुछ नहीं। कि किसी भी भाषा को बोलने के लिए वो अपनी जो है कोई भी, चाहे हिंदी हो चाहे कोई भी भाषा हो, उसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डज नॉट मीन दैट सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी ऑन स्टेट वेयर पीपल स्पीक इन डिफरेंट लैंग्वेज। एंड सभी ऐसे स्टेट जहाँ पे लोग डिफरेंट लैंग्वेज को बोलते हैं उनके ऊपर हिंदी को इम्पोज नहीं करेगी। तो ये कहीं ना कहीं जो फ्लेक्सिबिलिटी है सोन बाय इंडियन पॉलिटिकल लीडर हेल्प टू आवर कंट्री अवॉइड द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट श्रीलंका फाइंड इटसेल्फ। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी दिख रही है गवर्नमेंट की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, ये कहीं ना कहीं उन सभी सिचुएशन से हमें बचाती है जो सिचुएशन श्रीलंका में हुई थी। तो ये चीज़ें, ऐसी पॉलिसी, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी हमारी लैंग्वेज पॉलिसी में है कि जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे पावर को शेयर किया जा रहा है, यानी वास्तव में लैंग्वेज के आधार पर भी पावर को क्या किया गया, शेयर किया गया। अगला जो लास्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है सेंट्रल स्टेट रिलेशन, केंद्र और राज्य के बीच का संबंध का। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, इस टॉपिक के थ्रू भी हम लोग समझेंगे कि पावर शेयरिंग हुई है, यानी फेडरलिज्म की प्रैक्टिस हुई है। समझिए कहानी क्या है सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बीच में, यानी केंद्र और राज्य के बीच संबंध। अगर इसमें दो डेटा आपको देगा, एक बिफोर 1990s का देगा और एक जो है आफ्टर 1990s देगा। देखिए यहाँ पे दिख सकता है आपको बिफोर 1990s और यहाँ पे आफ्टर 1990s। बिफोर 1990s कंडीशन क्या थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ा पावरफुल रहता था और आपकी जो भी उस वक्त सरकार रहती थी वो आप उस जान सकते हैं, और वो जो है पावर को शेयर करना उतना जरूरी नहीं समझती थी अपने स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि उसको रिक्वायरमेंट नहीं थी स्टेट गवर्नमेंट की, वो खुद ही अपने आप में समर्थ थी। लेकिन वक्त बदलता है, कोलिजन गवर्नमेंट का एरा आता है, अलायंस बनना शुरू होते हैं, लोग गठबंधन की सरकारों का जमाना आता है, और गठबंधन करने के लिए आपको स्टेट गवर्नमेंट से मदद लेनी पड़ेगी, रीजनल गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए होती है। तो अगर आपको हेल्प चाहिए तो आपको उसकी हेल्प करनी भी पड़ेगी। तो इस पर्सपेक्टिव में जो गवर्नमेंट पहले खुद सेल्फ रिलायंट थी, उसको लगता था कि भाई हम अकेले कर लेंगे, तो वो जो सारी चीज़ों को अपने पास रखती थी, पावर को मैक्सिमम शेयर नहीं करती थी। लेकिन वक्त बदलता है और नौबत ऐसी आती है कि अब गवर्नमेंट बनाने के लिए लोगों जो नेशनल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको रीजनल पार्टीज़ का सहायता लेना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट का सहारा लेना पड़ेगा, स्टेट पार्टीज़ का सहारा लेना पड़ेगा। और जब आप सहारा लेने की उम्मीद करोगे तो आप उसको सहारा दोगे भी, तो अब वो पावर उसके बीच में शेयर करेगी। यानी पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच संबंध अच्छे नहीं थे, यानी पावर शेयरिंग नहीं होती थी, लेकिन आफ्टर 1990s पावर शेयर होना शुरू हो गई।
तो ये भी कहीं ना कहीं आपका फेडरलिज्म को एक्सप्रेस करता है। तो ये जैसे आप देख सकते हो फिगर में, इसमें दिखा रहा है कि जो पहले था स्टेट क्या हल्का था, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या था, भारी था, वजनदार था बिफोर 1990s। वक्त बदलता है, सेंट्रल और स्टेट दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं आफ्टर 1990s, क्योंकि अब अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार नहीं बना सकती थी, अगर उसको सरकार बनाना है तो विद द हेल्प ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। कहानी क्या है, restructuring the central state relation is one more way in which federation have been strengthened in practice। ठीक है, ये जो पॉइंट है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशन जो है वो कहीं ना कहीं एक और तरीका है जिसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि भारत में फेडरलिज्म स्ट्रेंथन हुआ है, मजबूत हुआ है। हाउ इज द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर वर्क इन रियलिटी डिपेंड ऑन अ लार्ज एक्सटेंट ऑन हाउ द रूलिंग पार्टीज एंड लीडर्स फॉलो दिस अरेंजमेंट। तो भाई आप बोल सकते हो कि फेडरलिज्म कितना बेहतर हुआ है, ये उस चीज को भी देख के आप बोल सकते हो कि वहां की जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो रूलिंग पार्टी है वो किस तरीके से पावर को शेयर कर रही है अदर पार्टी के साथ, अदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स है उनके साथ। ये कहीं ना कहीं दिखा देता है वास्तव में रियलिटी, ये कहीं ना कहीं ये जो पावर शेयरिंग है इस बात पे डिपेंड करती है कि भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो रूलिंग पार्टी है, किस तरीके से सबके साथ पावर को शेयर कर रही है। ये कहीं ना कहीं हकीकत में दिखा देता है कि नहीं फेडरलिज्म की कितनी प्रैक्टिस हो रही है। इसको समझने के लिए बिफोर 1990s और आफ्टर 1990s का डेटा समझिए। कह रहा है कि बिफोर 1990s में एक लंबे समय तक द सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट द सेंटर एंड मोस्ट ऑफ द स्टेट। कि जो पार्टी हाँ हुआ करती थी, आप जो भी थी आप एक बार पता करिए कि एक लंबे समय तक सेम पार्टी सेंटर में भी रहा करती थी, स्टेट में भी रहा करती थी, जिसकी वजह से उसका एक लंबा दबदबा था। उसको जो स्टेट गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं थी, वो खुद ही अपने आप में समर्थ थी। This means that the state government did not exercise their right or autonomous federal units, जिसकी वजह से जो स्टेट गवर्नमेंट था वो अपनी ऑटोनोमस फेडरल यूनिट्स की तरह अपनी पावर को एक्सरसाइज नहीं कर पाता था, क्योंकि उसके साथ पावर की शेयरिंग नहीं होती थी बेहतर तरीके से। और क्यों नहीं होती थी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को जरूरत भी नहीं पड़ती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। अच्छा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट दैट वर कंट्रोल्ड बाय राइवल पार्टीज। अब इसमें भी एक पॉइंट्स है, क्या पॉइंट्स है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ऑफन मिसयूज भी करती थी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का। क्या कि जो जिन राज्यों में उनकी सरकार है वहां तो ठीक है, जिन राज्यों में उनकी सरकार नहीं हुआ करती थी उनको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का यूज करके जो वो राइवल पार्टीज को अंडरमाइन कर देते थे, उनको जो है जैसे नहीं सुने आप सरकार गिरा देते थे, ये चीजें। तो जो भी राइवल पार्टी, जो विरोधी पार्टियां हुआ करती थी उनको हटा देती थी, उनके साथ पावर को शेयर नहीं करती थी। कौन, वो पार्टी जो सेंट्रल स्टेट में हुआ करती थी। मतलब सेंटर में भी उसकी सरकार है, स्टेट में भी सरकार है, तब तो ठीक है, लेकिन सेंटर में उस पार्टी की सरकार है, स्टेट में कोई राइवल पार्टीज है, तो उसको जो है संविधान का यूज करके, संवैधानिक प्रावधान का यूज करके उस पार्टी को, उस सरकार को उस राज्य में क्या कर देते थे, गिरा देते थे। इससे कहीं ना कहीं जो हमारा फेडरलिज्म अंडरमाइन होता था, यानी पावर की शेयरिंग नहीं होती थी, और कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी पावर को अपने पास रखता था, स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं करता था। लेकिन वही वक्त बदलता है और आफ्टर 1990s की बात करेंगे तो एक ऐसा जो समय देखने को मिलता है जिसमें कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का राइज होता है तमाम स्टेट्स में, और जिसकी वजह से दिस वाज आल्सो बिगिनिंग द एरा ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट एट द सेंटर। और एक ऐसा एरा शुरू होता है, कोलिजन गवर्नमेंट का एरा शुरू होता है। और कोलिजन गवर्नमेंट का एरा क्या है, गठबंधन की सरकार, यानी कोई पार्टी अब अकेले मेजोरिटी को नहीं पा रही है, बल्कि अब उसको सरकार बनाने के लिए तमाम रीजनल पार्टीज का हेल्प लेना पड़ रहा है। सो सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट अ क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा, कोई पार्टी जो है लोकसभा में क्लियर मेजोरिटी नहीं पा रही, और मेजर नेशनल पार्टीज हैड टू एंटर इनटू अलायंस, तमाम जो मेजर पार्टीज हैं अब उनको अलायंस में एंटर करने की जरूरत पड़ रही है, गठबंधन बनाने की जरूरत पड़ रही है विथ मेनी पार्टीज इंक्लूडिंग सेवरल रीजनल पार्टीज टू फॉर्म अ गवर्नमेंट एट द सेंटर। सेंटर में सरकार बनाने के लिए तमाम रीजनल पार्टीज के साथ, स्टेट पार्टीज के साथ अब उनको मिलना पड़ रहा है, उनके साथ अलायंस बनाना पड़ रहा है। अब जब अलायंस बनाएंगे तो एक नया कल्चर, एक न्यू कल्चर आपका जो है पावर शेयरिंग का शुरू होगा, और रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट की ऑटोनॉमी अब रिस्पेक्ट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब आपको उसकी हेल्प लेनी है, अलायंस बनाना है स्टेट गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि अब आप अकेले क्लियर मेजोरिटी नहीं पा रहे हो। पहले क्या होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले क्लियर मेजोरिटी पा जाती थी, जिसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट की वैल्यू उसकी नज़रों में नहीं हुआ करती थी। लेकिन आफ्टर 1990s किसी कोई भी एक पार्टी क्लियर गॉट क्लियर मेजोरिटी हो ही नहीं पाता था, गॉट अ क्लियर मेजोरिटी हो ही नहीं पाता था, जिसकी वजह से उसको अलायंस बनाना पड़ता था, कोलिजन गवर्नमेंट के माध्यम से सरकारें बनती थी। तो अब जो है कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो है पावर शेयरिंग और रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट बढ़ जाता है। यानी कि बिफोर 1990s सेंट्रल स्टेट के बीच में संबंध कैसे थे,
सेंट्रल स्टेट के बीच में संबंध कैसे थे, और आफ्टर 1990 उनके बीच संबंध क्या हुए, इंप्रूव हुए, रिलेशन इंप्रूव हुए। सो दिस लेड टू न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग, जिसके माध्यम से अब आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट की ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट किया गया। देख लीजिए पहले की स्थिति क्या थी, सभी पार्टियां खड़ी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पार्टी को क्या कर रही है, ये दोनों कार्टून्स हैं, ये कभी कभी पूछ देता है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आप एक बार इसको देख सकते हैं। This trend was supported by the major judgment of the Supreme Court that made it difficult for the central government to dismiss the state government in arbitrary manner, and thus federal power sharing is more effective today than it was an early years after the constitution came into force. तो ये चीजें आपकी लिख दी गई, और साथ ही साथ दिस ट्रेंड वाज सपोर्टेड बाय मेजर जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दैट मेड इट डिफिकल्ट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस। कुछ ऐसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मेजर डिसीजन लिए गए, जजमेंट लिए गए, जिसके माध्यम से आपके अब सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को इतनी आसानी से डिसमिस नहीं कर सकती। मतलब तमाम चीज़ें हैं कि मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच संबंध पहले कैसा था और आफ्टर 1990s कैसा हुआ, ये सारी चीज़ें इस पॉइंट के अंतर्गत पढ़ाने का प्रयास किया। तो आज आपने पढ़ा कि फेडरलिज्म की प्रैक्टिस कैसे हुई है, उसको हमने देखा लिंग्विस्टिक स्टेट और साथ ही साथ लैंग्वेज पॉलिसी, जो भारत की लैंग्वेज पॉलिसी है, और साथ ही साथ सेंट्रल स्टेट रिलेशन। यानी इन तीनों स्टेप के थ्रू हम ये कह सकते हैं कि भारत में फेडरलिज्म की वास्तव में प्रैक्टिस हुई है। तो आई होप आप इस सभी टॉपिक्स को क्लियरली समझ पाए होंगे और सभी एस्पेक्ट को देख पाए होंगे। अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है डिसेंट्रलाइजेशन। इसी के साथ हमारा चैप्टर क्या होगा, खत्म होगा और पूरी तरीके से तैयार भी होगा। तो आई होप आपको आज के सेशन के सभी पॉइंट्स क्लियरली समझ में आए होंगे। इसी के साथ सेशन को हम साइन अप करते हैं। थैंक यू एवरीवन। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू एवरीवन।